नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 9,350 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 59,24,773 हो गए हैं। वहीं 388 मौतें होने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,14,154 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के एक बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में 15,176 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 56,69,179 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर कोल्हापुर में सांसद संभाजी राजे छत्रपति के नेतृत्व में मौन आंदोलन किया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर के समर्थकों के साथ जिला संरक्षक मंत्री सतेज पाटिल, ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरिफ, सांसद संजय मांडलिक, सांसद धैर्यशील माने भी मौजूद थे। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार सामने रखे। मौन आंदोलन के बाद संभाजी राजे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने का फैसला किया है। कोल्हापुर जिला संरक्षक मंत्री सतेज पाटिल ने राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पेश होकर संभाजी राजे से मुंबई आकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने की अपील की थी। आंदोलन के बाद संभाजी राजे ने घोषणा की कि वो शुक्रवार को मुंबई में मराठा समन्वयकों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। आमचे सतेज पाटील यांनी आत्ताच केलेला आहे। म्हणजेच आपल्याला एक लक्षात येऊ शकते, याचा मात्र आपण विचार करणार नसू तर अशा प्रकारची एक मनस्थितीची, एक द्विधा मनस्थितीची अवस्था खरं तर अनेक वर्षे ह्या समाजाच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी दिवसापासून ह्या आंदोलनामध्ये किंवा या वहीं राज्य सरकार को तुरंत पुनर्विचार याचिका दायर कर अदालत की ओर से मांगी गई जानकारी जमा करनी चाहिए और केंद्र को अदालत के आदेश के अनुसार ओबीसी को सूचित करना चाहिए। यह मांग ओबीसी राजनीतिक आरक्षण संरक्षण समिति ने किया है। कोर्ट ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को रद्द कर दिया है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों ने केवल विदर्भ में बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका में जानकारी नहीं दी थी। वेळ लावलेला आहे, त्या अनुषंगाने या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिती आरक्षण राष्ट्रीय आरक्षण समिती संघर्ष समितीचा विजय असो। स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आरक्षण मिळालंच पाहिजे, दिलगिरी केली आहे, वेळ लावलेला आहे, त्या अनुषंगाने या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिती आरक्षण राष्ट्रीय आरक्षण समिती संघर्ष समितीचा विजय असो। स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आरक्षण मिळालंच पाहिजे, दिलगिरी केली आहे, वेळ लावलेला आहे, त्या अनुषंगाने या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिती आरक्षण राष्ट्रीय आरक्षण समिती संघर्ष समिती। आज ओबीसी आरक्षण के बारे में हम जिलाधिकारी कार्यालय में सब जाति धर्मों के लोग जो ओबीसी में आते हैं और जो बाकी के भी जो धर्म के लोग हैं उनके साथ आज जिलाधिकारी को निवेदन के स्वरूप में हमारे आज बातचीत की कलेक्टर के साथ। और हमारी जो मांगे है कि जो हमारा ओबीसी का आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्था में आता है, वो जो न्यायालय का निकाल है उसमें रिट पिटिशन दाखिल करने के बाद वो हमारा जो आरक्षण रद्द किया वाला है उसमें वो अभी अपना मन डाल के वो जो ओबीसी का आरक्षण में न्यायालय की वो उसको स्थगिति डाल के जो अभी स्थानिक स्वराज्य का किंवा आमदारकी का एमपी साहब का जो भी इलेक्शन डालता है उसमें हमारे को जब तक हमारा ओबीसी का आरक्षण नहीं आता, जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलता, तब तक कोई ही इलेक्शन नहीं लगाने का, ऐसा हमारे का आज वह किसान पक्ष के पूर्व विधायक और करनाल बैंक के चेयरमैन विवेक पाटिल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। 512 करोड़ रुपए के करनाल बैंक घोटाले में विवेक पाटिल मुख्य आरोपी हैं। बता दें कि फरवरी 2020 में करनाल बैंक घोटाले के सिलसिले में पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन में 17 निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और मार्च 2020 में पनवेल के भाजपा विधायक प्रशांत ठाकुर और उरण के भाजपा विधायक महेश बाल्दी की तरफ से ईडी के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, क्योंकि महाराष्ट्र गृह विभाग पिछले 1.5 साल से करनाल बैंक में हेरफेर करने का
मामला सामने आया था, जिसके बाद विवेक पाटिल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो ईडी ने कार्रवाई की है। एक बार आपको फिर से बता दें कि विवेक पाटिल को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल करनाल बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी है विवेक पाटिल और विवेक पाटिल को गिरफ्तार किया गया है। 512 करोड़ का घोटाले का आरोप है करनाल बैंक के चेयरमैन विवेक पाटिल पर और फिलहाल ईडी ने कार्रवाई करते हुए विवेक पाटिल को गिरफ्तार किया है। यानी एंटीलिया के बाहर से बरामद हुई विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मामले में एनआईए ने कल 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। मलाड के कुरार गांव से पकड़े गए इन दोनों आरोपियों संतोष शेलार और आनंद जाधव को स्थानीय एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने इन्हें 21 जून तक के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। स्कॉर्पियो विस्फोटक बरामदगी मामले में एनआईए की यह गिरफ्तारी 7वीं है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरे स्कॉर्पियो को जब्त किया गया था और इस मामले में 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 और की गिरफ्तारी हुई है, जिसे एनआईए के कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल उसे एनआईए के कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर यानी एंटीलिया के बाहर बरामद हुई विस्फोट से भरी स्कॉर्पियो मामले में एनआईए लगातार गहनता से छानबीन कर रही है और 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मलाड के कुरार गांव से इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसका नाम है संतोष शेलार और आनंद जाधव। फिलहाल इसे एनआईए कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल अदालत ने इन्हें 21 जून तक के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। स्कॉर्पियो विस्फोटक बरामदगी मामले में अब तक 7वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, मुकेश अंबानी के घर के बाहर यानी एंटीलिया के बाहर जो विस्फोटक लदी गाड़ी स्कॉर्पियो बरामद की गई थी, उसके बाद से लगातार मामले की छानबीन शुरू हुई और एक के बाद एक गिरफ्तारी हुई। 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिससे लगातार पूछताछ हो रही है। एनआईए ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है मलाड के कुरार गांव से। तो मुंबई के कांदिवली इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कई लोग वैक्सीनेशन स्कैम का शिकार हुए हैं। उनका आरोप है कि कुछ लोग मुंबई के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के कर्मचारी बनकर आए और उन्हें नकली कोविड-19 इंजेक्शन लगाकर चले गए। सोसाइटी के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बता दें कि सोसाइटी के लोगों का कहना है कि टीका लगने के बाद उन्हें किसी तरह के लक्षण देखने को नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें शक हुआ और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक 30 मई को हीरानंदानी हाउसिंग सोसाइटी में 390 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। साथ ही हर डोज के लिए लोगों से 1260 रुपये लिए गए। और इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक बार आपको फिर से बता दें, कोविड वैक्सीनेशन स्कैम का मामला सामने आया है। हीरानंदानी सोसाइटी में सैकड़ों लोगों को नकली वैक्सीन लगाकर कुछ लोग जो चले गए। फिलहाल इस मामले में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू हो गई है। 1200 रुपये पर डोज के हिसाब से पैसे लिए गए और सोसाइटी में जितने भी लोग अवेलेबल थे उस सब को वैक्सीन लगाया गया। हालांकि उस वैक्सीन के किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होने के कारण लोगों ने पुलिस से शिकायत की तो पता चला कि कुछ लोग जो सरकार की तरफ से नहीं आए थे बल्कि अपने बिजनेस के लिए यानी कि गलत वैक्सीन लेकर यहां पहुंचे और लोगों को लगाकर चले गए। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के उद्योग पर दूसरी लहर का क्या असर हुआ है, बेरोजगारों के लिए सरकार को क्या सहायता करना चाहिए, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने अर्थशास्त्री HM
देसरडा से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। महाराष्ट्र के उद्योग में दूसरी लहर का क्या असर हुआ है, अपने साथ में जाने माने जो अर्थशास्त्रज्ञ है प्राध्यापक एच.एम. देसरडा है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र में उद्योग असर पर दूसरी लहर का क्या असर है? ये देखिए कि सरकार ने अधिकृत रूप से उद्योग पूरी तरह बंद नहीं किए थे। उन्होंने उसके ऊपर कुछ पाबंदी की थी और कहा कि कोरोना संहिता का पालन करते हुए उद्योग चलाइए और उसमें बाकी सावधानी बरतिए। देखिए कि बड़े उद्योग तो चले और उनके रोजगार और उनकी उत्पादन में बहुत ज़्यादा कटौती नहीं हुई, पर जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि जब आपके यातायात के साधन बंद है और कई तरह की पाबंदियां है, कर्फ्यू है शहरों में, तो मजदूरों का, कामगारों का काम पर जाना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। और इस बीच मालिक वर्ग ने एक किया कि वो पिछली बार का ही असर हुआ, बल्कि नोटबंदी के समय से ही ये चलते आया कि उद्योग के ऊपर बहुत विपरीत परिणाम हुआ। और ये तो वास्तव है कि लोग भूखमरी और महंगाई और बेरोजगारी, इसका सबका बहुत गंभीर परिणाम श्रमजीवी वर्ग पर, कामगार वर्ग पर, मजदूर वर्ग पर हुआ है। सरकार की ओर से घोषणा तो होती है मगर उन तक पहुंचता नहीं है। मैं न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए गणेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और लगातार मुंबई से खबर है। मुंबई पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जाने वाले छात्र या टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जाने वाले खिलाड़ी और अधिकारी अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज मुंबई में 28 दिन बाद लगवा सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस को बीएमसी ने लागू किया है। अब संबंधित लाभार्थी हफ्ते में 3 दिन कोविशील्ड की दूसरा डोज बीएमसी के केंद्रों पर वॉक इन सुविधा के तहत ले सकते हैं। केंद्रों पर हफ्ते में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लाभार्थी सीधे जाकर कोरोना का दूसरा टीका 28 दिन बाद ले सकते हैं। हिम्मतनगर के नेवासा तहसील के बरहानपुर के ग्राम पंचायत सदस्य संकेत भानुदास चौहान पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई है। वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। गोली लगने से भानुदास चौहान गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं रायगढ़ जिले के अलीबाग में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते सामान्य अस्पताल के नए कोविड सेंटर के कमरों में बारिश का पानी भर गया है। इस वजह से यहां के मरीजों को दिक्कत हो रही है और कुछ मरीजों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। जिले में दिनों दिन मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए यहां के अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है। ये भवन नवनिर्मित है और पहली बारिश में ही भवन की हालत बेहद खराब हो गई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि अलीबाग रायगढ़ की तस्वीर है, जहां अस्पतालों में पानी भर जाने से लोग काफ़ी परेशान हैं। दरअसल नवनिर्मित भवन है ये, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इसके बावजूद भी यहां पर स्थिति ठीक नहीं है। लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में तेज बारिश हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए मामले कम होते नजर आ रहे हैं।
लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सतर्कता की वजह से अमरावती जिले में पॉजिटिव रेट कम हो गया है। जिला कलेक्टर शैलेश नवल ने अमरावती के सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए धन्यवाद दिया है और आगे भी नियमों का पालन करने की अपील की है। अमरावती ज़िले में पिछले 10 दिनों से पॉजिटिविटी रेट और जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है उसमें निरंतर काफ़ी कमतरता आई है। यहाँ पे समस्त लोगों ने जो कोविड के प्रोटोकॉल से पालन किया है, मास्क लगाना हो, चाहे वो सामाजिक अंतर रखना हो, उसका कड़ाई से पालन किया और वैक्सीनेशन में काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। इन दो पैरामीटर्स को देखते हुए यहाँ पे पॉजिटिविटी और हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम होने की वजह से कुछ और शिथिलता आज यहाँ पे उसका आदेश निर्गमित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बुल्ढाना में प्रशासन ने कोरोना पर कई तरीके से रोक लगाई है, लेकिन जो सड़कों पर रात दिन भीख मांगते भिखारी हैं उनको लेकर प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए। प्रशासन को सभी भिखारियों का कोरोना टेस्ट कराना चाहिए और उन्हें टीका भी लगाना चाहिए ताकि कोरोना पर काबू पाया जाए, लेकिन फिलहाल प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। शेगांव एक तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर रेलवे लाइन और आने वाले पिलग्रिमेज देखते हुए बहुत सारे मनोरुग्ण और भिखारी लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, तो उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो नगर परिषद ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन की मदद से ऐसे लोगों को उनका काउंसलिंग करके उनका टीकाकरण करने का पूरा कोशिश कर रही है। और जो भी ICM आगे बढ़ते हैं। वर्धा में मांगे पूरी न होने के कारण आशा आंगनवाड़ी गट प्रवर्तक कर्मियों ने काम बंद करने के बाद आंदोलन शुरू कर दिया है। अपनी कई प्रलंबित मांगों को लेकर आईटक कृति समिति के निर्देश पर आंदोलन शुरू किया गया है। मांगे पूरी होने तक ये आंदोलन चलता रहेगा, ऐसी जानकारी आईटक के राज्य उपाध्यक्ष दिलीप उटाने ने दी है। आज पूरे महाराष्ट्र में आशा वर्कर और गट प्रवर्तक इन्होंने आज से अपना हड़ताल चालू कर दिया है। महाराष्ट्र के सरकार ने यहाँ कोविड प्रकल्प में अच्छा काम करने वाली आशा, अपनी जान की परवाह न करते हुए काम करने वाली आशा और गट प्रवर्तक, इनको वेट बिगाड़ी का व्यवहार इनके साथ में किया जा रहा है। और जो आश्वासन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दिए वो पूरे न करने के कारण आज पूरे यवतमाल के महागांव तालुका के कालगांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां खेत में पेड़ काटते समय बिजली की तार की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई, तो वहीं एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि मरने वाले किसान का नाम देवानंद बताया जा रहा है, जो खेत में बिजली की तार पानी में पड़े होने के चलते तार की चपेट में आए और उनकी मौत हो गई। वहीं नागपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक बड़े व्यापारी के कारखाने से नकली फॉर्चून तेल का जखीरा पकड़ा है। ओरिजिनल फॉर्चून का स्टिकर लगाकर बाजारों में नकली तेलों को बेचा जा रहा था। पिछले कई सालों से कारोबार चल रहा था। वहीं कोंकण में पिछले 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि बीती रात से रत्नागिरी जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और किसानों में खुशी का माहौल भी है। वहीं गुहागर, चिपलून और दापोली तालुका के निचले इलाकों में भी पानी जमा हो गया है, जिससे कई जगहों पर परेशानी हो रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत पहले ही बारिश शुरू हो गई है, इसलिए किसानों में खुशी का माहौल है। बुल्ढाना में 15 जून से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते कई खरीफ क्षेत्र प्रभावित हुई है और कृषि का नुकसान भी हो रहा है। कई किसानों के खेत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लगभग 90% खरीफ की फसल का नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों ने नुकसानों का सर्वेक्षण करने के बाद सरकार से तुरंत मदद की उम्मीद लगाई है।
वह महाराष्ट्र में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ राजकीय आरक्षण को लेकर आक्रामक दिख रही है। महाराष्ट्र ओबीसी महासंघ ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ओबीसी जनगणना कराने के हित में नहीं है, जिससे ओबीसी समाज को राजनीतिक मामलों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। आने वाली 24 जून 2021 को राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ रास्ते पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। ऐसी जानकारी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अशोक जीवतोड़े ने दी है। महाराष्ट्र प्रदेश में जितने हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता है, वो सब कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोगों की हमने कल 15 जून को जूम ऐप द्वारा हमने बैठक ली। इस बैठक में इस प्रकार फैसला लिया गया, ओबीसी लोगों की जी डिमांड है, जो अधिकार है, वो सब मिलना चाहिए। इस बारे में ये मीटिंग में जूम मीटिंग में पूरी तरह से सर्वोपरि हमने चर्चा की। चर्चा में हर मुद्दे पे हर पदाधिकारी ने सहभाग लिया। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।